समता आंदोलन था। तो इसके लिए धौलपुर के जिलाध्यक्ष अपने परमार साहब, मुकेश जी गर्ग साहब, आप सबकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। और आप सब यहाँ पधारे हैं, आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके पधारने से, आपके सहयोग करने से, जैसे अभी गौड़ साहब ने बताया कि बाबूलाल जी के आह्वान पर स्वतः स्फूर्त QR कोड में पैसे जमा कराए जा रहे लोगों द्वारा। ये आइडिया हमको भी नया मिला, बाबूलाल जी को धन्यवाद। क्या कहते हैं बाबूलाल? जयपुर में हम फिर के कूपन बेचते हैं, ठीक है ना? तो अगली बार हम भी इसका उपयोग करेंगे जयपुर में। तो अब ये QR कोड में जमा करवा करके ये मेरे ख्याल से चौथा अधिवेशन हो रहा है। ना उदयपुर में 7-8 साल से नहीं हुआ था, इनकी प्रेरणा से ही हुआ। डूंगरपुर में करीब 10 साल से अधिवेशन नहीं हुआ था, वहां हो गया। बूंदी में हमको जिलाध्यक्ष ही नहीं मिला था, वो कोटा संभाग अध्यक्ष बड़े मेहनत करके एक जिलाध्यक्ष बनाया, लेकिन वो करवा नहीं पड़ा था। बूंदी में भी हो गया। और अब ये धौलपुर में पिछली बार तो शायद आप लोगों ने कूपन से कलेक्शन किया था, QR कोड ऐसे है, QR कोड से किया था क्या? QR कोड से पिछली बार किया था, और QR कोड से अब सागवाड़ा में होने जा रहा है। अभी मैंने इनको टारगेट दिया कि सब जालौर और जैसलमेर में अभी तक हुआ ही नहीं अधिवेशन। वो 2 दिन ऐसे हैं, पेड़ लगे हुए हैं कामगार भी, तो भगवान ने चाह तो सफलता मिलेगी। तो इनका भी धन्यवाद आप सबको। जोधपुर में अधिवेशन होता था तो माइनस में जाता था, वहाँ के संभाग अध्यक्ष राजपुरी साहब ने जेब से पैसे रखे थे। इस बार वो कुछ बचत रही है कि भाषा, इस बार बच गए कुछ पैसे तो ये अच्छा संकेत है, लोगों की भावना जागृत हो रही है, जुड़ाव बढ़ रहा है। और धौलपुर का तो पूरा शुरू से ही समृद्ध सहयोग रहा है आपको। जैसे जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ अपना, आज तक का जो अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिससे 117वां संविधान संशोधन गया था, निरस्ती हो गया, जो हमारे फैसला को नलीफाई करने के लाया गया था UPA सरकार द्वारा। वो अपने दिल्ली के जो जंतर मंतर पर नहीं, तो संसद मार्ग पर धरना दिया था, 20,000 प्लस का तो धरना दिया था। उस कारण से वो संविधान संशोधन पारित विवाद निरस्त हो गया है। तो उसमें भी धौलपुर से बहुत लोग गए थे, बहुत अच्छा सहयोग रहा था। और जयपुर में जो अमरूदों के बाग में हुआ था 12 जनवरी 2013 को, उसमें भी यहाँ से बहुत अच्छा सहयोग रहा था। तो धौलपुर में यहाँ रैली बहुत अच्छी निकली थी उस समय, जिस समय हमारे को हुआ था। तो धौलपुर की बड़ी जागृत जमीन है, इस धरा को मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ से जब आप लोग इतनी संख्या में आ रहे हो तो निश्चित रूप से स्वतः स्फूर्त आ रहे हो, QR कोड पैसे दे करके आ रहे हो, राजनेता लोग तो पैसे दे के बुलाते हैं, और यहाँ आप खुद खर्चा करके आगे से पेमेंट करके आ रहे हो। तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा संकेत है, हमको बड़ा इससे प्रोत्साहन मिलता है। जितना आपका वहाँ QR कोड में जमा हो रहा है उसको देख करके हमको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी मेहनत को, तपस्या को रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस चीज को। तो मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। एक एंकर को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? अतुल जी चौहान। देखो इनको सच पता नहीं है मैंने इनको साधुवाद क्यों दिया है। सभी बहुत अच्छा संचालन किया है इन्होंने। अच्छा संचालन तो कई जगह मिलता है मेरे को, लेकिन इनसे मैंने एक बात सीखी है, उसको हम अप्लाई करेंगे। वो ये बात सीखी है कि इन्होंने हर वक्ता के बाद समता आंदोलन की एक उपलब्धि बताने की कोशिश की।
हम क्या है, हालांकि इन्होंने मेरे नाम से बताया, मैं मेरे नाम को ज्यादा प्रोपेगेट नहीं करना चाहता, आगे से हम संशोधन कर देंगे, समता आंदोलन की उपलब्धि के नाम से बताई जाए। हम हर बार जो मैं अपना भाषण देता हूँ उसमें उपलब्धियां बताना रह जाती है हमारी। लोग आगे पूछते हैं साहब आप उपलब्धि भी बताया करो, तो अब 1 घंटे तो बोल लिया और उतना बोलूं मैं, फिर लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा मेरा नंबर भी लास्ट में आता है, अभी जैसे मैंने देखा 2:05 या 6 मिनट पे मेरे को बोलने का अवसर दिया, तो 2 बजे तो भोजन करना था अपने सबको। तो लोग बोलते हैं, हालांकि स्नेह रखते हैं, लोग सम्मान करते हैं, सुनते भी हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलनकारी 2-4 घंटे लेट भी खाना खाने पर फर्क नहीं पड़ता, लोग अनशन भी करते हैं, अनशन भी करते हैं, लेकिन मैं नैतिक रूप से इस दबाव में रहता हूँ कि 1 घंटे से ज्यादा मेरा भाषण नहीं। तो अब इन्होंने मेरे को नई दिशा दे दी कि हम अपनी उपलब्धियों में जो 20-20 उपलब्धियां उनके पॉइंट लिख के एंकर को दे दिया करें, तो एक लाइन में 20 मिनट में वो हर वक्त के बाद बोल दिया करें, तो लोगों को उपलब्धियां भी रिमाइंड होती है। आप में से बहुत से लोग नहीं भी होंगे, नए लोगों को पता ही नहीं होता क्या है क्या नहीं, तो वो उपलब्धियां रिमाइंड होती रहे, ऐतिहासिक उपलब्धियां अपनी। ऐसा आंदोलन और ऐसा संगठन पूरे इंडिया में नहीं है साथियों, समता आंदोलन जैसा। 8,000 पदाधिकारी हैं, 10 राज्यों में ब्रांचेज है अपनी, 18 राज्यों में मेरी सभाएं हो चुकी हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलन मेरे देखे हुए हैं, उनके साथ दिल्ली में खूब मीटिंग हो चुकी हैं। अब मीटिंगें क्यों नहीं बंद कर दी? उनमें से मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, उनमें से मतलब एक आध कोई छोड़ दो, हालांकि मतलब कोई छोड़ने का मेरे पास तो उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद मेरी जानकारी नहीं आया हो, इसलिए मैं एक आध छोड़ रहा हूं। बाकी सब के सब आरक्षण को बीमारी नहीं मानते, इसके रास्ते विधानसभा या लोकसभा में पहुंचना चाहते हैं, ऐसे संगठन है। एकमात्र समता आंदोलन संगठन ऐसा साथियों ना तो अभी तक राजनीति में आया है ना कभी आएगा, और यही हमारा बल है, यही हमारी शक्ति है। और हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वरूप हुआ है उसकी बानगी ये है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां उनके नेताओं से मिलते हैं हम लोग, वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाराशक्ति आपका समता आंदोलन ही जातिगत आरक्षण को खत्म करवा सकता है। कांग्रेस क्या बोलती है, बीजेपी क्या बोलती है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सब गौण बातें हैं। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जातिगत आरक्षण से त्रस्त है, ये पार्टियां वोटों की राजनीति है, राजनेताओं का काम राजनीति में आना है, तो वो बोलेंगे, करेंगे भी, करते भी जा रहे हैं। तो उनको बोलने की छूट, करने की छूट, करते रहने की छूट किसने दी है? आपने और हमने दी है साथियों। मैं तो मेरी जिम्मेदारी मानता हूं, समता आंदोलन का जन जागरण अभियान इतना सशक्त नहीं हो पाया है कि राजनेताओं के सुर बदल दे, राजनेताओं के एक्शन बदल दे, उनकी बोलियां बदल दे, उनको मजबूर कर दे हम जो कह रहे हो करने के लिए। उन जन जागरण अभियान वो उतना नहीं कर पा रहे हम, तो ये मेरी या मेरे संगठन की कमजोरी मानता हूं। हालांकि आज की डेट में हमारा संगठन देश का सबसे बड़ा जातिगत आरक्षण विरोधी आंदोलन है, सबसे बड़ा संगठन है। फिर भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। जब जब हमने प्रयास किए हमको रिजल्ट मिले। हमारे प्रयास जब भी होते हैं सशक्त प्रयास होते हैं। अब धीरे धीरे वो माहौल बढ़ रहा है। बीच में 3-4 साल कोरोना का बड़ा यूं ऐसा काल निकल गया, तो हमारे ये जो 11/9/11 जारी हो गया, तो कर्मचारियों को मस्ती आ गई, क्या फर्क पड़ता है, ये तो बहुत कुछ मिल गया, अपन भी तो 16-12 में पड़े रहेंगे। लेकिन अब वो सामान्य पदों पर आने लगे हैं, तो फिर लोगों में करंट आने लगा है। क्योंकि आंदोलन क्या है, पीड़ा में डेवलप होता है, भूख में डेवलप होता है, अन्याय से डेवलप होता है। अब लोग खुद ही अपने आप को ये संतुष्ट कर बैठे कि 16-12 तो इनको दे दे, क्यों कोई मारना है क्या इनको? हम कोई मारना थोड़ी करते हैं साथियों।
हमारा एससी प्रपोज्ड है, एसटी प्रपोज्ड है, ओबीसी प्रपोज्ड है। हम तो समतावादी, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन हम किस किस को समझाएं? लोग आत्ममुग्ध होकर के निष्क्रिय हो गए। उसका रिजल्ट ये आया कि अब ये 16-12 की लिमिट क्रॉस करने लग गए, सामान्य पदों पर आने लग गए। अभी आपने देखा होगा लेखा सेवा की वो जो पदोन्नतियां हुई हैं, उसमें हमारे सुनील जी जैन साहब हैं, अधीनस्थ लेखा सेवा के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, रेट वगैरह लगाई और ट्रिब्यूनल में भी गए, लेकिन वहां करते करते ये खूब लिखा पढ़ी करवाई, मेसेज खूब करवाई। हमने चीफ सेक्रेटरी से, डीओपी सेक्रेटरी से, मंत्रियों से मिलकर के खूब प्रयास किया और वो 6-7 महीने लिखो किया। लेकिन इस दौरान सुनवाई होते होते वो याचिका जो अपने ट्रिब्यूनल में थी वो फाइनल स्टेज में पहुंच गई। वहां कोई चेतन देवड़ा बैठा था और एक और कौन सा था, एक चेतन देवड़ा, एक और सदस्य ना माने तो चेयरमैन भी शेड्यूल कास्ट है, विकास सितारा बात है, शेड्यूल कास्ट है। एक चेतन देवड़ा, एक खटीक के साथ होता हो। और वो दुख की बात ये है कि ट्रिब्यूनल का नंबर खटीक उसका साथी और एक चेतन देवड़ा सामान्य वर्ग का, वो दोनों बेंच में बैठे हैं। और चेतन देवड़ा ने मैसेज भिजवाया कि साहब कोई देने हैं तो बोलो। और मैंने कहा यार सामान्य वो खटीक भी जाता तो कुछ दस्ता भी के भेजिए, कुछ अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, ट्रिब्यूनल के फैसले हमारे फेवर में कि सामान्य पदों पर का प्रमोशन नहीं हो सकता है। और वो मैसेज भिजा रहा, मैंने कैसे पूछ तो लो क्या मांगता है, मुंह तो खुलवाओ इसका, मुंह खुलवाया। मैं कहता तो 2-4 लाख देता हो तो अपना हाईकोर्ट में लड़ना पड़ा, तो भेड़े करके दे देंगे यार इसको। खटीक मांग रहा होगा, क्या इसके मांग पर हो सकता है खटीक के लिए मांग रहा हूँ, उसने मांगे 30 लाख। मैंने कहा 30 लाख तो हम सुप्रीम कोर्ट के भेड़ नहीं कर पाते, इसको कहां से दे देंगे। मैंने करने दे भी, वो फैसला उल्टा कर दिया उसने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल के फैसला धरे रह गए। ये चेतन देवड़ा सामान्य वर्ग के ट्रिब्यूनल मेंबर का मैं नाम लेकर के आरोप लगा रहा हूँ। तो ये खैर हम फाइट कर रहे हैं इस मामले में, कोई अपना निराश नजर नहीं है, लंबी लड़ाइयाँ हैं। लेकिन वो कहते ना कि हमारी तो किसकी बात उठ रही जहाँ पानी कम था, अपने लोग मारते हैं अपने लोगों को अपने लोग मारते हैं, कोई बात नहीं, अपने लोग मारते, वो भी संघर्ष चल रहा है चलने का मामला। तो ये चीजें हैं। अब ये जन जागरण अभियान के लिए मैं बता रहा हूँ सारी चीजें आपको, इसे रात और हताश नहीं चाहिए। अब ये शिक्षा विभाग में देखो, राजस्थान शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी विजयवर जी हैं, जिनकी सभी बुरी प्रशंसा करते हैं। 7 साल से लगे हुए हैं, सुबह 4:30-5 बजे उठ करके करते हैं, रोज सुबह 1 घंटा देते हैं सप्ताह को। और जिनके लिए लगे हुए हैं वो शिक्षा सेवा को कई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो सकता है आपने से हो, अभी कोई पदोन्नतियां हुई उनकी, जब पदोन्नतियां हुई तो उनमें से गलत पदोन्नतियां हो रही थी, उसने हमें बड़ा चिल्लाया कि अरे ये गलत पदोन्नतियां हो रही है, आ जाओ रिट लगवा दे, इसको रुकवा दे, अपने सामान्य पदों पर नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। नहीं आए साहब, क्योंकि सारे लोग सोचते कि मेरा तो हो ही जाएगा, रह गए उसमें से, रह गए तो फिर उसके बाद दोबारा पदोन्नतियां और करती है सरकार ने उनके दबाव में आकर के। आज की तारीख में करीब 1300-1400 वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पदों पर, सामान्य पदों पर SC/ST वाले प्रमोट हो गए इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। एक भी सामान्य पद पर कोई भी SC/ST प्रमोट हो ही नहीं सकता। हमारे लोगों की लेथार्जी के कारण से, मैं कहता हूं जातिगत आरक्षण चलने के 2 कारण हैं, हर जगह बोलता हूं मैं। एक तो अज्ञानता और एक शिथिलता। अज्ञानता तो ये है कि हम जानते नहीं आरक्षण के प्रावधान है क्या। शिथिलता 2 तरह की है, एक तो जानना चाहते ही नहीं, हमने जनवा दिया, हमने बता दिया भैया प्रावधान ये है, हम तुमको रिलीफ दिलवा सकते हैं, आ जाओ हमारे साथ।
तो साथ नहीं आते, पड़े हैं घर पर ही, आप कर दो साथ। ज्ञापनों पे साइन तक नहीं करते डर के मारे, ट्रांसफर के डर के मारे। अभी मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वगैरह जो है बड़े अच्छे स्केल में है, कईयों का तो आरएस से भी ऊंचा स्केल है, सीनियरिटी के हिसाब से जो हो जाता है वो आरएस लगे। आप आरएस में ऐसा होता नहीं है आज बांसवाड़ा हो कल गंगानगर पहुंच गए, या आज धौलपुर में बैठे हो परसों जैसलमेर पहुंच गए, होता नहीं तो आरएस में। तो शिक्षा विभाग में क्यों नहीं हो सकता भाई? लेकिन नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट से कर करके अपना नुकसान झेल रहे और रिटेन नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, अन्याय के खिलाफ बोलते नहीं। सरकारी नौकरी अगर मजे में करनी है, न्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर से डरना बंद कर दो आप लोग, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये मेरी गारंटी है। और ट्रांसफर राजस्थान से बात तो करना नहीं, राजस्थान के अंदर तो आपको खुश होना चाहिए। अगर धौलपुर वाले को मान लो बांसवाड़ा लगा दिया, 2 साल 3 साल रह गया होगा यार, क्या फर्क पड़ता है? सरकारी खर्चे में बांसवाड़ा देखने को मिल गया, लोग घूमना जाते हैं बांसवाड़ा में, क्या है क्या नहीं देखने जाते हैं, टुकुर देखने जाते हैं। राजस्थान दर्शन हो गया आपका, 4, 5, 10 जगह का ट्रांसफर होगा तो क्या फर्क पड़ता है? उतना एक्सपोजर मिलता है। बच्चों की पढ़ाइयाँ हर जगह होती है, आजकल हर तरह से होती है। सिर्फ मेरे को समझा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को मेरे अफसर ने शुरू में समझा दिया था कि महाराज जी आप उछल कूद बहुत करते हो, लेकिन आपको अगर करते रहना या तो बंद कर दो इसको, आप या करते रहना तो एक मेरा गुरु ज्ञान काट बात रखो अपने पास, हुक्म करो तो आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, अफसर भी करें कि ट्रांसफर के लिए कभी प्रयास मत करना, तो फिर आपकी उछल कूद चलते आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने उसी दिन गांठ बांध ली और मैं सिरोही में लेकर के आया हूँ। सिरोही लेके आया तो सिरोही का पीरियड मेरा लाइफ का बेस्ट पीरियड रहा सर्विस टाइम का। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इन चीजों से डरना बंद कर रहे हैं अपने, तो अपने आगे बढ़ पाएंगे। खैर अब संक्षेप में मैं आपको पहले तो कुछ 2-4 नई चीजें बताऊंगा आज आपको, मैं कुछ तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं। आरक्षण प्रावधान ध्यान के लिए हर जगह देता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई एक तो भी जाग जाए कुछ कर ले तो बढ़िया बात है। ये संक्षेप में ये बताता हूँ, बाद में फिर कोई चीजें लूंगा। एक युवाओं को जोड़ने का मैं आग्रह करना चाहता था, परमार साहब को साधुवाद है, ये पहले से तैयार कर रहे हैं, उन्होंने 2 बच्चे तैयार करके वो युवाओं को जोड़ेंगे। और आज मैंने देखा है कि कुछ कंपेरेटिवली युवाओं की संख्या अंडर 50 की संख्या ज्यादा है, नहीं तो अबव 60 की ज्यादा हुआ है। आज मैंने नोट किया है इसको, कल मैंने अपने ग्रुप में भी एक पोस्ट डाली थी कि भाई सरपंच हमें और युवाओं का जरूर लेकर के आए। करीब 250 लोगों का ग्रुप है वो धौलपुर का, किसने पढ़ा किसने पढ़ा पता नहीं, कोई उसको पढ़ के आया किया है नहीं पता, लेकिन ये पढ़ के आए कोई, हाँ आए वो देखो बता रहे कि हम लेके आए था, घर के युवाओं को लेकर के आए, ये बात है। तो अच्छी बात है, क्योंकि युवा लोग सुनेंगे ना तो उनको पता लगेगा, उनके पास काफी कुछ करने का जोश है, हमारे पास होश है, तो मार्गदर्शन मिलता है तो हमारी शक्ति बढ़ती है और युवाओं से ही बदलाव आता है। तो युवाओं का जोड़ने का आपने प्रयास किया है धौलपुर में, आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार युवाओं की संख्या और ज्यादा होगी, हो सके तो एक युवाओं का अधिवेशन ही अलग से रखवा, सिर्फ युवाओं का अधिवेशन रखवा और बुलाओ आप देखो कर लेता है। मैं योगेश से भी निवेदन करके अधिकार ये बेटा वीडियो बढ़ा रहे हैं, तो इससे भी निवेदन भरपूर कर दिया था और दोबारा अधिवेशन हुआ, सामने हुआ फिर निवेदन कर दिया, लेकिन अभी तक अधिवेशन नहीं हुआ भरपूर युवाओं का। तो बच्चा है बड़ा, लेकिन जोश भर रहा हूँ मैं, उसको बोल मारी दे रहा हूँ, जोश भर कर तो देखते होगा। एक तो एक नारा इन्होंने बताया तो लड़ेगा तो ले पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने एक अलग से नारा लिखा था, क्योंकि समता आंदोलन के जो 4 उद्देश्य हैं उनको तो बहुत फिलोसफिकल उद्देश्य, पूरे देश को बदलने वाला उद्देश्य है। अभी जो समता आंदोलन जिस में चल रहा है उसका एक ही नारा मैं लेना चाहता हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। बहुत से कंफ्यूजन होता है
हमारे पदाधिकारियों को भी कंफ्यूजन होता है। तो वो मैं चाहूंगा एक कोई वीडियो बना लें, कोई बना सकते हैं क्या कोई वीडियो? हाँ, उस नारे की अलग से बड़ी वीडियो बना रहे हैं, एक सिर्फ नारे की वीडियो बनाए जिसको अपना चलाएंगे उस चीज को, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। अपने अभी जो भी प्रयास कर रहे हैं वो एक ही प्रयास कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा बोला भी था, किसी वक्ता ने भी बोला था, मैं उसको नारे के रूप में दे देना चाहता हूँ, ताकि अपने इस समय जो गतिविधियां चल रही है, अपना जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको क्लियर कट लोगों को समझाया जा सके। वो ये है, मैं बोलूंगा जातिगत आरक्षण, आप बोलोगे मुर्दाबाद, अपने जातिगत आरक्षण को समाप्त करवाने की लड़ाई लड़ना, ठीक है? 3 बार बोलूंगा, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद। ये नारा है साथियों, ध्यान रखें, जातिगत आरक्षण किसी भी रूप में कहीं पर भी हो रहा है, हम इसके खिलाफ। समता आंदोलन कहीं भी किसी भी प्रकार के आरक्षण की मांग नहीं करता है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी मांग करते। जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, वो समता आंदोलन गतिविधियों के कारण से मिला है, हमारे पुरुषार्थ और तपस्या के कारण से मिला ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। हमने मांगा नहीं था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, मिल गया तो हमने विरोध इसलिए नहीं किया कि सब हमारे पास ऐसी लिस्ट आई हुई थी कि सामान्य वर्ग के लोग आने ही बंद हो गए थे। 100% आरक्षण वर्ग के लोग आ रहे थे सूचियों में, ऐसे ऐसे लिस्ट आए हुए थे, तो हमने विरोध नहीं किया, चुप रह गया। लेकिन ध्यान रखिए, महिलाओं का आरक्षण भी समता आंदोलन मांगता नहीं है, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण भी जो है वो गलत है, असंवैधानिक है। हम संवैधानिक सूचिता के साथ लड़ने वाली संस्था है, संविधान के प्रावधानों को अक्सर से लागू करने वाली संस्था है। हमारे साथ जातीय अन्याय इसलिए हो रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा, लागू करवा नहीं पा रहे हम लोग, राजनीतिक पार्टियां कर नहीं पा रही हैं, न्यायालय करवा नहीं पा रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ और होता ही जा रहा है, क्योंकि हमने एकजुटता नहीं दिखा पा रहे। जब जब हमने एकजुटता दिखाई, हमने कुछ अच्छा करवाया भी है, उसका रिजल्ट भी आया है। तो इसके कारण से एक नारे से हम क्लियर कट कर देना चाहते हैं कि अभी हम इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जाति का आरक्षण किसी भी रूप में कहीं भी चल रहा है, उसको समाप्त करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? इस नारे को आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ आरक्षण के प्रावधानों के बारे में। शिक्षा में आरक्षण का मैं बता दिया, शिक्षा में आरक्षण का भी हमने 1 मिनट भी लगाई है, बार बार कहता हूँ। शिक्षा में आरक्षण के लिए ये इस समय इतना जबरदस्त अनाचार अत्याचार हो रहा है ओबीसी और सामान्य वर्ग के साथ कि करोड़ों अरबों रुपए हर साल जुर्माने के रूप में अपने को भरने पड़ रहे शिक्षा में आरक्षण के लिए। उदाहरण में देता हूँ, जैसे नीट में ये एमबीबीएस का जो आरक्षण है, उसमें जो मान लो 30,000 तक की मेरिट वाला है, 1 लाख से ज्यादा की सीटें पूरे इंडिया में, 30-35 हजार सीटें जो है वो गवर्नमेंट नॉन पेमेंट सीटें हैं मेडिकल कॉलेज में। तो 30-35 हजार की मेरिट में जो बच्चे आए हुए हैं अपने देश के, किसी भी जाति वर्ग के होते हैं, उनको नॉन पेमेंट सीटें मिलती हैं, मिल सकती है, मिलनी चाहिए। लेकिन जो ही आरक्षण लागू होता है वो पीछे धकेल दिए जाते हैं, उनको या तो दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, या उनके पेरेंट्स समृद्ध होते हैं तो उनको प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करवानी पड़ती है, या सरकारी में पेमेंट शीट पे करवानी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेज में जो जा रहे हैं उनकी कम से कम 1 करोड़ रुपए फीस है 5 साल की, कम से कम। सरकारी कॉलेज में 5 लाख एमबीबीएस हो जाती है, 95 लाख का तो डिफरेंस है। ये हमारे बच्चों पर या हम पर जुर्माना है। ये एक देश के निष्ठावान नागरिक, न्यायप्रिय नागरिक है, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग जैसे अभी भी नीट की कोचिंग चल रही है, आपकी जानकारी में जितने भी बच्चे 30-35 हजार की मेरिट वाले हैं बिना आरक्षण के, और वो प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हैं आरक्षण के कारण से, आप उनको हमारे पास आइए, कम से कम 5-10 लेके आएंगे, पैसे हम लगवाएंगे, उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनकी फीस का डिफरेंस हम सरकार से दिलवाएंगे, रिट लगवा के निर्णय करवा करके। ये शिक्षा आरक्षण की है। अब इन्होंने नीट का उदाहरण दिया है, सेम उदाहरण आईआईटी में, सेम उदाहरण इंजीनियर कॉलेजेस में, सेम बीएड में, सेम एकेडमिक कॉलेजेस के अंदर है। आप किसी भी कॉलेजेस में नहीं किया, कॉलेजेस में भी सामान्य वर्ग के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ने लगे, सरकारी कॉलेज में मिलने ही बंद हो गए।
आप देखो सरकारी कॉलेजों में जो यूनियन के चुनाव होते हैं उसमें सामान्य वर्ग के बच्चे जीतने बंद हो गए। इसलिए बंद हो गए कि वहां सामान्य वर्ग के वोटर ही नहीं है, वहां जाति के आधार पर ही वो चुनाव हो रहे हैं। जो अपने एमएलए के चुनाव जाति के आधार पर तो कॉलेज तो हो ही रहे। तो ये स्थिति आ रही है। तो वहां भी जो फीस का डिफरेंस है, प्राइवेट कॉलेज में जो फीस दे रहे हैं, चाहे 1 लाख का फर्क हो, एक सिद्धांत तो तय हो, उन बच्चों के लिए क्या आइए जो मेरिट में वो आ रहे थे आरक्षण कार्ड सीधे जाना पड़ गया उनको। कोई एमएससी में है, कोई किसी और सब्जेक्ट में, बीएससी में है, बीटेक में है, आईआईटी में है, कोई भी जा रहा हो, मेरिट से यदि उसको सरकारी नॉन पेमेंट सीट मिल रही है और उसको जातिगत आरक्षण कारण से प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है, तो उस फीस का डिफरेंस लेने के लिए हम लोग रिट लगानी चाहिए। हमारे बच्चे लेकर आइए, हम लोग आएंगे, हाईकोर्ट तक का खर्चा भी हम बियर करेंगे संतान को। आप देख आइए। दूसरा है नौकरी में आरक्षण। नौकरी में आरक्षण की स्थिति है साथियों, 2 अनिवार्य शर्तें हैं। तीसरी शर्त को डाइल्यूट कर दिया एससी एसटी के बारे में, ओबीसी के बारे में डाइल्यूट नहीं किया है, एससी एसटी के बारे में डाइल्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरी शर्त ये जो बैकवर्ड उनको प्रमाणित करना जरूरी है आंकड़ों के आधार पर। एससी एसटी के लिए कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको आंकड़ों के आधार पर बैकवर्ड प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, इनको बैकवर्ड माना जाएगा तो ठीक है। लेकिन ओबीसी को आज भी आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लाभ लेने के लिए बैकवर्ड प्रमाणित किया जाना जरूरी है आंकड़ों के आधार पर। दूसरा, उस समुदाय का इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ये आंकड़ों का आधार पर प्रमाणित होना जरूरी है। आप लोग कंफ्यूज होते हो, अखबार में विज्ञप्ति देकर तो उसमें आरक्षण दिया होता हो किसी का एससी एसटी सरकार। आप कोई भी विज्ञप्ति निकलने से पहले कोई भी जानकर बच्चा अगर वो भर्ती नहीं कर रहा है, हमसे संपर्क कराइए। हमारे पास लगभग आंकड़े भी तो इकट्ठे कर लेंगे। आजकल रोस्टर भी ऑनलाइन करवा दिया हमने, और वो रोस्टर अभी डायनेमिक और होने जा रहा है। ड्यूटी सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से क्या आएगा, उन्होंने आश्वस्त किया डायनेमिक का मतलब हर 3-3 महीने बाद अपडेट होता रहेगा रोस्टर। तो सारे आंकड़े वहां दिखते रहेंगे, किस कैडर के कितने लोग आरक्षित सीटों पर, कितने सामान्य पदों पर है, टोटल में कितने, किसका क्या क्या परसेंटेज है, सब आ जाएगा। सब ऑनलाइन है, आप भी देख सकते हो। नहीं देख सकते तो हमसे संपर्क कर लेना। कोई भी विज्ञप्ति निकले आप हमसे संपर्क करो। विज्ञप्ति निकलती जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसे चैलेंज करवाओ, और चैलेंज करवाओ तो जब तक परीक्षा होगी तब तक बच्चा रिजल्ट ला के दे देंगे हाईकोर्ट से। क्योंकि ज्यादातर 90% से ज्यादा कैडर में पर्याप्त से डबल से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व हो सकता है, हो चुका है आरक्षित वर्ग का राजस्थान। तो नहीं दे सकती सरकार को, पावर ही नहीं है। ये 3 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों के फैसले हैं, लेकिन कोई पीड़ित पक्ष चैलेंज तो करे। बच्चे पढ़ते टाइम सोचते मेरा सिलेक्शन हुआ बड़ा, जब रिजल्ट आता नहीं होता तो रोते हमारे पास आते हैं। तो हाईकोर्ट कहते हैं जिन नियमों को मान करके आप खेल चुके, उसमें हारने के बाद उन नियमों को चैलेंज नहीं कर सकते। आप नियमों को पहले चैलेंज कर दो, हम कहते हैं सब्जेक्टिव हमारा डिसीजन होगा, परीक्षा होने देंगे और परीक्षा होने हम रिजल्ट दे देंगे आपको। तो ये ध्यान रखें, जब भी विज्ञप्तियां निकले उनको चैलेंज कराइए। हर विज्ञप्ति पे हमसे संपर्क कीजिए, जो भी बच्चे भरे, हम अपना आप देखेंगे कि ये चैलेंज करने लायक है या नहीं। 90% से ज्यादा विज्ञप्तियां चैलेंज करने वाली होगी आरक्षण के साथ। पदोन्नति में आरक्षण का मैंने थंब रूल नहीं समझा दिया, हमने शिक्षा विभाग का और लेखा विभाग का उदाहरण दिया था। ये थंब रूल आज की डेट में कि सामान्य पदों पर एक भी एससी एसटी का प्रमोट नहीं हो सकता। कहीं भी हो रहा है तो या तो जो पीड़ित पक्ष है जिसका वो प्रमोट होना चाहिए वो कायर आदमी है, ठीक है ना, और या उसको जानकारी नहीं है। जानकारी तो आपको सब जगह हो गई, आप जगह जगह वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन लोग लड़ते नहीं है। तो आप अभी भी कोई भी पीड़ित पक्ष है उसको लाइए, जहां जहां आपने चैलेंज किया उनको रिवर्ट करवाया है और अपने लोगों को प्रमोट भी करवाया है सामान्य पदों पर। राजनीति में आरक्षण, राजनीति में आरक्षण में 2-3 चीजें नहीं बताऊंगा। एक तो ये विधायिका में एमएलए के आरक्षण वो चैलेंज कर रखा है हमने, वो टोटल करीब 29-30 सेक्रेटरी क्लब हो रखी है वहाँ, और 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। एक तो पहले 2003 में, एक बार 2022 में ये ऑर्डर कर दिया कि साहब इसकी डे टू डे सुनवाई करेंगे मिलिट्री की, लेकिन वो कर नहीं पा रही सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार सुनवाई करवा नहीं चाहती है। अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब केंद्र सरकार ने
गेटी पकड़ रखी है, उनकी गर्दन पकड़ रखी है। तो जब एक सरकार चाहे इतना भी होगी, लेकिन जब भी होगी ये जातिगत आरक्षण तो विधायी काम है, ये खत्म होगा या इसका स्वरूप बदलेगा। हमने इस बार 2 डिमांड और भी रखी साहब, आपको मदद हुई खत्म करने की, रोटेशन से कर दो एमएलए एमपी का आरक्षण या टिकटों का आरक्षण कर दो। जो रिकॉग्नाइज पार्टी है वो उतनी % टिकटों में आरक्षण दे देगी SC ST को, और या रोटेशन से कर दो, क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी 50-50 साल से रिजर्व चल रही है, लोग जन्म लेके मर भी रहे हैं, तो चुनाव नहीं लड़ सकते, वहां पे ऐसा थोड़ी होता। देखते कर अब इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत और ये लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। और हो सकता है आप कई लोग जैसे रवानिया जी लोकल बॉडीज में वार्ड मेंबर हो गया, 20 के वार्ड मेंबर है ना, पार्षद है, जो पार्षद है, पंच है, सरपंच है। आप पंच सरपंचों को चाहो तो इधर एक अलग से आयोजन रख लो, राजों है ना। तो आप समझो इस चीज को, पंचायत समिति सदस्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय है, तो ओबीसी की लिस्ट है नौकरी में आरक्षण देने की, वो वहां की चलेगी, समझे। स्पष्ट निर्णय है ये, जो नौकरी में आरक्षण की ओबीसी की लिस्टें हैं वो ये ग्राम पंचायत या लोकल बॉडी के चुनाव में नहीं चलेगी। वहां देखा जाएगा पिछले चुनावों में किसका रिप्रेजेंटेशन कितना रहा। जैसे उदाहरण तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ग्राम पंचायतों में वैसे समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नगण्य है, मैंने आंकड़े देखे, वैसे समुदाय का आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन ग्राम पंचायतों में नगण्य है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे लोगों को ओबीसी की लिस्ट में जोड़ो, आप उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ वहां पे आप। तो वहां ग्राम पंचायतों के लिए अपने दूसरी लिस्ट जारी करा करके चैलेंज करके वैसे समुदाय को जुड़वा सकते हैं। और भी कोई समुदाय ऐसा हो जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, उसको जुड़वा सकते हैं। सेम बात वार्डों के लिए भी है, वार्डों के लिए आंकड़े लेकर के अपन देख सकते हैं। जैसे आप ठीक के हैं या आप ग्राम पंचायत सदस्य आगे अपनी जगह की देख लो, कहा क्या किसका रिप्रेजेंटेशन कितना, उसको देख के बता दो उनको। पब्लिक देंगे, प्रेस को विरोध कर देंगे, क्या कुछ दे देंगे, सारे विधायकों को दे देंगे, हाईकोर्ट में रिट लगा देंगे। और जब तक चुनाव आएंगे कुछ रोड़ा तो होगा, लोगों को पता तो लगेगा इस बात को। तो ये आप चीज ध्यान दीजिए, अभी ग्राम पंचायतें और वार्ड सरकार है, इसमें जो ओबीसी की लिस्टें हैं वो यहाँ नहीं चलेगी। SC ST की भी सेम बात है, SC ST भी कुछ जाति लिए जैसे ऊपर की करण आया अभी ये मामला, ऊपर की करण का तो मामला आया है, तो उसको उपकरण हम लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर की करण हो जाएगा नौकरियों के लिए, वो अलग बात है। लेकिन ग्राम पंचायत और ये जो है ना अपने लोकल बॉडी, इसके लिए ऊपर की करण अलग होगा, नौकरियों वाला काम नहीं आएगा यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कह रही है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जागरूकता लाइए। मैं इसके लिए अभी वीडियो भी जारी कर दूंगा, अपने जो 2-2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं डालेंगे, देखते हैं आगे प्रचारित करना आगे से आगे। तो अपने जन जागरण अभियान जितना कर सके, और अभी माहौल भी है, जितना चाहेंगे ज्ञापन भी डाल देंगे और वीडियो भी जारी कर देंगे, और कोशिश करेंगे जयपुर में भी एक कोई 150 पंचायतों वालों को जिसको बुला करके कार्यक्रम रखकर उनको जानकारी देवे। जितनी एक्टिविटी होगी उससे प्रचार प्रसार होगा। उस फैसले को प्रचार करना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी है, ठीक है साहब। विधायिका के लिए मंडी समिति में हो सकता है आप कहीं जानकार हो, मंडी समिति के जो चुनाव होते हैं उसमें आरक्षण प्रावधान कर ही नहीं सकते, और वो आरक्षण चल रहा है। ये भी फैसले हमारे पास है, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मंडी वाले किसी ने आते ही नहीं है। फिर ऐसे ऐसे उदाहरण लेके चले, उनको चैलेंज करवाएं, रुकवाएं, उसका रिजल्ट आएगा, जागरूकता आएगी, जन जागरूकता। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वही बात हाईकोर्ट नोटिस जारी कर देगा, तो सारे अखबार फ्रंट पेज पे छापते हैं अपने नोटिस। कितना लाखों लोग पढ़ते हैं, पूरे इंडिया में भी अखबार जाते हैं, उसका रिजल्ट आता है। जैसे हमने SC ST का जो प्रपोज बनाया था, उससे SC ST के प्रपोज से सुप्रीम कोर्ट में रिट लगवाई थी कि सब क्रिमिनल को बाहर किया जाए, क्रिमिनल को बाहर किया जाए। उसे नोटिस इशू किए दीपक मिश्रा जी थे,
पूरे इंडिया में तहलका मच गया। नेशनल लेवल का अखबारों ने फ्रंट पेज पर खबर छापी सप्ताह आंदोलन की, SC/ST प्रकोष्ठ की। उसका परिणाम क्या हुआ? 2 अप्रैल 18 का अराजक बंद हुआ पूरे देश में। मैंने तुमको लगी SC/ST प्रकोष्ठ बनाने में 4-5 साल लगे, उनको समझाने में लगे यार हम खिलाफ नहीं, हम समतावादी हैं, तुमको मिल क्या रहा है, वो उनको समझ में आ गई, जुड़ गए उनके रिट लगवा दे, क्योंकि वो रिट हम लगाते SC/ST से क्रिमिनल बाहर बनेंगे, उसका रिजल्ट नहीं आता। SC/ST से लगवाई, उसका रिजल्ट आ गया। ये देखो आप, जन जागरण आया, कितना भयंकर जन जागरण आने से पूरा भारत बंद हुआ 2 अप्रैल 18 को। अपने लोगों में खून खोला तो नॉन SC/ST थे। 6 सितंबर वही 18 को पूरा भारत बंद हुआ नॉन SC/ST वालों के द्वारा। उसका रिजल्ट ये आया कि राष्ट्रीय पार्टियां और राजनेताओं ने, मैंने कहा सारी पार्टियां त्रस्त है, उन्होंने देखा ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल 18 का बंद गृह युद्ध का ट्रेलर था वो एक तरह का। तो पार्टियों ने सोच करके संविधान संशोधन करके EWS का आरक्षण दिया अपने को 2018 अप्रैल में, और सितंबर में बंद हुए, और जनवरी फरवरी 19 में संशोधन आ गया, संविधान संशोधन। किसी ने मांग नहीं की थी उस समय। आप देखिए, हम तो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, सरकारों ने, नेताओं ने, और जो बीजेपी सरकार एनडीए सरकार लेके आई, वो संशोधन कांग्रेस के समर्थन से पारित हुआ है। तो ये देखिए, वो बिताने कैंडिडेट तैयार करके अपने कुछ करें तो सभी। तो ये मंडी समिति वाला चैलेंज करावे, ये चैलेंज करावे, रोड़ा करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। बिना रोड़ा किए दूसरे लोग रोड़ा करते हैं, उससे रिजल्ट ये आता है। जैसे यहाँ सामान्य पदों पर प्रमोट होने लग गई है, वो रोड़ा करते हैं, अपने वाला रोड़ा नहीं करते, चैलेंज ही नहीं करते, तो वो अन्याय होने लग गया। इसलिए प्रजातंत्र में जो प्रजा चाहती है, आप और हम राजा है, ये हमारे नौकर है। जितने MLA MP मंत्री धंत्री जितने भी है ना, सब नौकर है अपने इनको राजा समझे बैठे हैं। आज हमारा चीफ मिनिस्टर है, ये काम ढंगा नहीं करे, बदलेंगे नहीं क्या? अपने इसको बदल देंगे, दूसरा ला गया, क्या का मतलब है? ये काम ही नहीं करता। ये हमारा MLA बदलते नहीं क्या? हर बार अपने ढंग तो काम नहीं करता, बदल दो इसको। तो किस नौकर तो सेठ भी बदल सकता है, या राजा हमें, सेठ हमें, हमारे नौकर है ये। अपने को फुर्सत नहीं है, सारे बड़े विधानसभा में घुस नहीं सकते, 8 करोड़ राजस्थान में, तो कुछ व्यवस्था कर रखी है, 200 चले जाएंगे, तो 200 नौकरों को भेज दिया, अपने उनको राजा बनाए, अपने बनाना पड़े राजा। तो MLA से मिलकर सेल्फी खिंचाएंगे उनके साथ, स्टेटस में डालेंगे। अरे क्या है यार, अपने नौकर से साथ सेल्फी ले रहे हो और स्टेटस में डाल रहे हो, कुछ नहीं। समता आंदोलन ये जन जागरण लाना चाहता है कि लोग टिकटें मांगनी बंद कर दें, जनता का डॉक्टर बनकर रहना पड़ता है। यहाँ तो हमने 60 विधायक सलाहकार परिषद बनाने का प्रयास किया था, बढ़ नहीं पाई अभी तक, क्योंकि एक आर्बिट्रा कर रहे, कोई एक एक्स्ट्रा हैंड जो मिशन को लेके चले, जगह जगह फिरे घूमे। लोग सब जल्दबाजी में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। प्रजातंत्र का एक और नियम है, जितना आप नीचे से लोगों उतना ऊपर उठोगे ना। कितना आपको राजनीति भी करनी है तो ढंग से तो करो, आप जड़ों को पहुंचो, जड़ों में पहुंचोगे। आज मतलब 7 विधायक सलाहकार परिषद बन जाती है हमारी, हर विधायक विधानसभा क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में। तो वो लोग कहते हैं जिससे क्या होगा, बड़ा बना के तो देखो क्या होगा। प्रजातंत्र में प्रजा की बात नकारना, अपने लिए मौत की घंटी बजाना है विधायक और सांसद के लिए। हमारे दिक्कत क्या है, हम चाहेंगे साहब मेरे बच्चे का ट्रांसफर वहां से वहां करा दो, वहां साहब इंटरव्यू हो रहे हैं, फोन तो कर दो मेरे बच्चे के लिए, मेरे भतीजे के लिए, मेरे उसके लिए। जहां ये ट्रांसफर करवाया है या फोन करवाया व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वहां हम अपना जमीन उसको बेच के आ गए, और उस MLA के सामने हम बोल नहीं पाएंगे। मैं खुद का उदाहरण बताता हूँ। मेरा खुद का बेटा बीकानेर से ट्रांसफर हो गया चूरू, केंद्र सरकार में। हमारा सांसद है अर्जुना मेघवाल, कानून मंत्री है। एक फोन कर दो ना यहाँ से बैठे बैठे मेरे बच्चे का ट्रांसफर कैंसिल कराना है। बच्चे को समझाया, मैंने कहा बेटा देख, मैं हूँ समता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कर दूंगा तेरे लिए तो मेरी वॉइस कमजोर हो जाएगी। चूरू तेरे लिए कोई बुरी जगह नहीं है, तू जाना आना कर ले, करा के ला रहे तो अपने लेवल पर करा के ला, चाहे तू पैसे देकर करा के ला,
चाहे किसी सिपाही से करा के ला, आपको मतलब नहीं। बच्चा 3.5 साल रहा वहां, अब करवा ला, खुद करवा के लेके आया, लेकिन ये उदाहरण इसलिए कर रहा हूं कि हमको अपना जमीन नहीं बेचना। जमीन बेचे, जमीन का बिकता व्यक्ति का स्वार्थ है। मैं अर्जुन जी को काम कहता हूँ, सार्वजनिक हित के काम कहता हूँ। वो काम करते करवाते नहीं करे कोई बात नहीं, वो ओल्ड हो जाते लेकिन चुनाव का टाइम सार्वजनिक हित के आप 50 काम के अंदर एमएलए को आपका जमीन बिकेगा नहीं। व्यक्तिगत हित का जो ही काम कहा आपने, आपको जमीन बिकेगा। तो समतावादियों से मैं आग्रह करता हूँ, आप अपने राजनेताओं को सार्वजनिक हित के काम कहिए। जैसे समता आंदोलन की चीजें हैं, पूछिए ना कि सब क्या बोलते हो आप, क्यों नहीं बोलते। प्रमोशन में आरक्षण के लिए यही मैं अर्जुन राम में दोबारा उदाहरण देता हूँ आपको। जब हम कोर्ट के जीत के आए थे तो अर्जुन राम जी यहाँ भाषण देने आए बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर में। तो हमारी भी तो मीटिंग होती है, सीआईडी वाले आते हैं, हो सकता है यहाँ भी कोई आए हो, मेरे को पता नहीं, जहां भी होती आते हैं। SC ST वालों की होती वहां भी जाते हैं। तो वहां जो गए उनमें एक अपना समता का कार्य करता था, उसने अर्जुन राम जी की पूरी वो स्पीच तो भाषण जो था उसको रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ये योगेश कर रहे ना, रिकॉर्ड कर दिया। क्या पता लगता है भीड़ में कि भाई कौन SC ST का कौन नहीं है, कौन CID का है, अर्जुन राम जी किसको जानते हैं। और उसने वो भाषण मेरे को लाके दे दिया, लियो साहब आपका सांसद देख लो क्या बोल रहा है। ठीक है, मैंने फोन लगाया सीधा अर्जुन राम जी को। अर्जुन राम जी फोन लगा, अगले दिन मेरी तारीख थी, वो सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, मैं जा रहा था वोल्वो बस में, वहीं से फोन लगा दिया अर्जुन राम जी को, नंबर कनेक्ट करके। तो उनको बताया मैंने साहब आपका बीकानेर का हूँ मैं, साइंटिस्ट में CDO हूँ और आपका वोटर और सपोर्टर हूँ साहब। अच्छा बोलिए क्या बात है। PN शर्मा नाम बताया मैंने, बताइए कैसे फोन किया। मैंने सब इस नौकरी के अलावा एक काम और भी करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सब में समता आंदोलन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, उनकी जबान लड़खड़ा गई टेलीफोन पर, ये आप देखिए। मैंने कहा साहब आप जो कल बोल के गए हैं वो सारी वीडियो मेरे पास है, आप ये क्या बोल के गए हैं साहब। संवैधानिक पद पर है साहब और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाके बोल रहे। देखिए अब आपसे बैठ के बात करेंगे, मैं से बैठ के बात कर लेंगे। आप बताइए मैं दिल्ली आऊँ या बीकानेर, आप मेरे को बुलाएंगे या कब टाइम देंगे, या जयपुर आएंगे कि नहीं मैं बीकानेर आता हूँ तो आपको बुलाता हूँ, मैं बैठ के बात करूँ। फोन काट दिया। लेकिन उसके बाद चुनाव आएंगे, हमने उस वीडियो की एक अलग से वीडियो बनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको अलग ढंग से सिस्टमेटिक बनाया कि अर्जुन राम के 2 चेहरे। आपको जनता की ताकत बता रहा हूं मैं आपको। जातिगत जहर फैलाने का चेहरा, फिर वो जातिवाद पे क्या बोल रहे हो वो दिखा दिया, उसको बोलते दिखाया। ठीक है, इधर लिख करके डाल दिया उसके अंदर ये बात। अपने मतदाताओं से विश्वासघात करने का चेहरा, फिर ये क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, ये ऐसे करके 2 चेहरे उसको। आज भी गूगल पे देखोगे ना अर्जुन राम के 2 चेहरे, वो वीडियो मिल जाएगी आपको। वो या प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका फ्रंट पेज पे खबरें आई। और हमारे बीकानेर में मैंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीकानेर में तो आधा पेज की खबरें उसकी, गिरा आराम हो गया उसका। लेकिन वो बात आई गई हुई, कोई बात नहीं। चुनाव के टाइम में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती वहां पे उसके, जब चुनाव का टाइम था हमने सामने वाला, हमने कहा एक कागज को मार के टांग दे तो पूरे इंडिया में मैसेज चला जाएगा, SC ST के साथ विधायक बकवास करना बंद कर देंगे। अपने जनरली करते रहते ना ये तो बंद कर देंगे। हमने योजना बनाई, हमने सामने वाले सांसद जो कांग्रेस का था उससे 60 गांठ की, 60 गांठ करके हमने कहा था ऐसे हमारी 10 रथ यात्रा निकलेगी, हर गाँव में जाएंगे, इधर मैसेज डालेंगे, इतना ये करेंगे, सारा कुछ किया। ठीक है हम साथ का। दूसरा ये किया वहां भी प्रेस को करती पत्रिका बात करने की खबर आई। बीकानेर शहर में अगले दिन अर्जुन राम जी का प्रोग्राम होता है, इनको घुसने नहीं दिया बीकानेर शहर में लोगों ने। बाकी देखिए वोटर की इन्होंने मेरा एक तो रिश्तेदार नहीं छोड़ा, एक अफसर नहीं छोड़ा जिससे मेरे को फोन कराया हो।
सबसे फोन करा दिए, मैसेज ये कराया कि साहब उनको कहो कि मैं बंद कमरे में उनसे माफी मांगूंगा। मैंने कहा तो ओपनली कहा तो ओपनली माफी मांगे। खैर वो तो सामने वाला सांसद तो बन तो प्रत्याशी ने कांग्रेस का वही हमारे खिलाफ बोलने लग गया। मैंने कहा ये तो इससे भी गया बीता आदमी है। हम 80% वोटर डाइवर्ट कर रहे हैं इसकी तरफ, इसके अकेले नहीं है। फिर हम क्षुब्ध होकर के हम चले गए अमृतसर में हम अरुण जेटली को हरा के आए थे, क्योंकि अरुण जेटली ने वो हमारे खिलाफ बीजेपी को मिसगाइड किया, पूरी बीजेपी को मिसगाइड किया। वो खड़ी अलग चढ़ा मामले किया था। तो ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीजें फॉलो में नहीं आती है, ना आ सकती है, ना हम लाना चाहते हैं। हम ये 1-to-1 मीटिंग में बताना चाहते हैं। इससे ही आपको जोश आएगा, पता लगेगा आपको क्या करना है। अपने विधायक और एमएलए या एमपी से बोलना शुरू करो, ऐसे सार्वजनिक हित के मुद्दों को बोलना शुरू करो, और का काम करना शुरू कर देंगे। एक निजी क्षेत्र में आरक्षण अपना एक कंसेप्ट अभी बहुत भ्रांतियां है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हुआ नहीं है। हर बार बताता हूं मैं कि 90% निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो चुका है, सिर्फ नौकरियों वाले मैटर में नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र में जो नौकरी है ना उसमें वो डिमांड कर रहे हैं, उसमें नहीं हुआ है। बाकी देखो खानों के अवमाई आवंटन का आरक्षण है कि नहीं है? माइन चल रहे हैं तो कोई माइन ऑनर लाओ ना, तो चैलेंज करे आरक्षण को। एक आरक्षित को मिल रही है 5 लाख का माइन, वही माइन उसके साथ वाले माइन 50 लाख का सामने वाले मिल रही है, वो 45 लाख का कंपनी का क्या कर रहा है बेचारा। तो ऐसे लेके आए माइन वालों को, कोई लेके आओ। एक क्या है, जैसे गैस एजेंसियों में आरक्षण है, पेट्रोल पंपों का आरक्षण है, मंडी की दुकानों में आरक्षण है, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आरक्षण है, यूआईटी के प्लॉटों में आरक्षण है, राशन की दुकानों में आरक्षण है। तो ये साथियों ये लाइए आप, पीड़ित पक्ष आएगा तो बोलेंगे ना, हम सपोर्ट तो कर पाएंगे भी। हम तो कोई वो पेट्रोल पंप लेने वाले हैं, हम कोई मांस लेने वाले हैं नहीं। कोर्ट कहता पीड़ित पक्ष का आवे हमारे पास, तब फंडामेंटल राइट किसका इन्फ्रिंज हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे आप जो भी हमें चाहे वैसे मीटिंग रख लो उनकी, आप माइक छोड़ो की तो मंडी के लिए दुकान बनाओगे, रख लो मंडी ऐसे रख लो, उनको बताना है, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा हटके बात कर लेता हूँ। एक जैसे योगेश जी ने अभी एक कविता बोली, 2 कविताएं बोली थी, दोनों मैं बहुत प्रभावित हुआ इस कविता से। पहली जो कविता है आप उसको विजुअलाइज करके मेरे को भेजिए, अपने सारे ग्रुपों में डाले 2.5 लाख लोगों के पास भेजेंगे। पहली जो कविता बोली उसको आप विजुअलाइज करके भेजना, अपने यूट्यूब पे भी डाल देंगे, अपने यूट्यूब चैनल है उसको भेज करके। एक वो अनिल जी बोल के कविता, अनिल जी बैठे हैं क्या? हाँ, आपकी भी विजुअलाइज करके भेजिए, मतलब सामने कोई चला रहा और बिल्कुल कविता बोल करके, बहुत जोश से बोले कुछ नहीं है, आपको सब भी प्रभावी है और बिल्कुल ढंग से बोल के भेजिए। दोनों कविता में उसमें करेंगे और इनकी कविताओं दोनों युवा है, एक मेरे को इनसे ही मार्गदर्शन मिला है। अपने हो सकता है ऑनलाइन या वास्तव में जातिगत आरक्षण का कवि सम्मेलन करना भी शुरू करें, ये भी प्रचार प्रसार का साधन होता है। कवियों के पास 8-10 कवि तो मेरी निगाह में ही है, जिनको फोन करते ही आ जाएंगे, वो तो सामने बैठे उनको कहते आ जाएंगे और आपको बताएंगे हो जाएंगे। उनको करें अपने को किसी ना किसी जाति के आरक्षण छोड़ करेंगे और वहां करेंगे जब उनके अंदर तो एक आयोजन हो जाएगा और प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। और उन्हें उसको वो कर देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, अलग कविताओं को प्रसारित करेंगे। ये भी एक मार्गदर्शन मिला है। तो आप दोनों साधुवाद के पात्र हो, धन्यवाद है आपकी दोनों, आपकी सहयोग है। आप दोनों कविताएं आप विजुअलाइज करके कीजिएगा, ठीक है। एक सोशल मीडिया पे अपने कई लोग प्रश्न को डालते रहते हैं, इसकी रिएक्शन भी देते रहते हैं। उसके लिए मेरा आग्रह है शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक कीजिए। जैसे अभी एक की कविता में आया था कि मूर्ख ऐसा कर रहे हैं, उस शब्द को बदल दो, आप उसको और करो, ठीक है ना। कई अज्ञानी ऐसा कर रहे हैं, दूसरा शब्द भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत करो कि पूरे समुदाय को मूर्ख बता दिया जाए
या उसका अज्ञानी बता दिया जाए। और कोई भी समुदाय आज की डेट में पूरा का पूरा ना तो मूर्ख है ना अज्ञानी है। और शब्दों का चयन अपनी बात कहने का सुंदर ढंग से भी कही जा सकती है। जैसे अभी मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने एक SMS में अपने SC प्रपोज के अध्यक्ष जो है वो SMS में वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, SC प्रपोज का अध्यक्ष, वो उसमें 1.5-2 महीने तक फोन आते रहे क्योंकि उसने क्रिमिनल की लगा रखी है, क्रिमिनल को बाहर किया जाए, उसके खिलाफ सारे मीने हो रखे हैं, उसके बहुत उसको परेशान करते हैं उसको। तो यदा कदा वो बताता रहता है, आपने उसकी मदद करते रहते हैं संगठनों के हिसाब से। एक बार तो मीनों ने उसको धमकी दी थी कि तेरे को मतलब तेजाब डलवा के मरवा देंगे, ठीक है। उसने मेरे को कहा मैंने हंसी के लेके जगह किसी स्कीम लगे पुलिस साहब वो कहते हैं पहले तेरा गांव में ट्रांसफर करवाएंगे, यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, गांव में तेरे को तेजाब डलवा के मरवाएंगे। मैंने उनके बाप का राज है गाँव में तेरा ट्रांसफर करा देंगे, तो होता है ट्रांसफर। और उसका हो गया ट्रांसफर गाँव में, वो आया नहीं तो मेरे पास मेरा कराती तो बताओ आपके साथ। हम गए जाकर जिससे भी मिलना था मिले, हाईएस्ट लेवल पर मिले और बताया कि सर ये ऐसी सी बात है, ये इसको कुछ लाया, मैं कहा था एप्लीकेशन लेके आया हूँ, एप्लीकेशन दे दी, सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया उसका। तो सुनते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। अब क्या है, इसलिए परेशान करते हैं इसको, फिर दूसरे से परेशान करने लगे इसको। तो क्या साहब यहाँ पे मीनों की संख्या क्या है, 20% से ज्यादा हो गई है SMS में। ना तो काम करते हैं ना करने देते हैं, दादागिरी से दूसरों से काम करवाते हैं, खुद ऐश करते हैं, राजनीतियां करते हैं। आसपास के जितने भी मीना क्षेत्र के मीना है ना आसपास क्षेत्र में, उनको ट्रांसफर करा करके यहाँ लाए जा रहे हैं SMS में। मैंने कहा तो आंकड़े थे, आंकड़े थे, उसने 1.5-2 महीने में आंकड़े मिले तो टूटे टूटे से आंकड़े दिए। मैंने उसके लिए ज्ञापन लिख दिया हेल्थ मिनिस्टर को और उनके हेल्थ सेक्रेटरी को और उनके सुपरिटेंडेंट को, और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, सारे विधायकों को भेज दिया। और मैं बता रहा था ना बात यहाँ इसलिए याद आई है मेरे को, सोशल मीडिया पर आप शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। उस ज्ञापन से मैंने सूचनात्मक रूप से डाला था ताकि पता लग जाए कि ऐसा हो रहा है, और एक जगह किसी एक ही जाति वर्ग का जमघट नहीं होना चाहिए, ये मैं अन्याय करते हैं। फिर लोक प्रशासन बिगड़ जाता है, खराब होता है। लेकिन इस ज्ञापन की ऐसी रिएक्शन हुई तो दुख की रखा हाथ रख दिया था। 10 जिलों में मेरे खिलाफ रैलियां निकली हैं, अभी की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है। 5 जगह से तो मेरे पास वीडियोज आगे रैलियों की, और के साथ गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। मैं उस दिन गोवर्धन की परिक्रमा में था, परिक्रमा देते देते 150 से ऊपर टेलीफोन आए मेरे पास मिलों के, सबको ब्लॉक कर दिया मैंने। एक का मैंने देखा राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर का कोई मीना था एडवोकेट, मैंने कहा तो ढंग से बात करेगा, उसको फोन कर लिया मैंने, जो परिक्रमा तो दे ही रहे चल रहे, और साहब तो खोलते ही गाड़ियां पकड़ने लग गया मेरे को। अच्छा फिर मेरे को ध्यान आया कि अपने इसमें रिकॉर्डिंग होती है इसमें। हमने फिर 10 मिनट तक उस तरह ही, मेरा बेटा भी साथ था, उसे कहा मैं मेरे को दूसरे पापा ने उठ पटंग नहीं बोल दे, अरे मैं क्या बोलूंगा। वो बेटा बहुत विनम्र है, वो विनम्रता से बोलता रहा, वो बकवास करता रहा, और क्या रखे तू बाबरों में ऐसा ही है, तू मीठे मीठे बोल करके आपको टक लेते हो, ये कर तो बकवास जो भी थी गाड़ियां तो ऐसी बोला तो मैं रिपीट नहीं कर सकता। खैर मैं राजी रहता कि ये इसको क्या मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, जो गाड़ियां ना रहता मेरे को, ये भी प्रचार प्रसार का माध्यम होता है, अपने क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट है कि आप सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन बाद में देखो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या फालतू में गाड़ियां खाई होते, चलो कोई बात। लेकिन उन्होंने भरसक प्रयास किया, आज तक प्रयास कर रहे हैं मेरे को लपेटने के लिए, समेटने के लिए, और वहां लालसोट में तो उनका विधायक, MP, एडिशनल SP, DSP सब बैठे वीडियो जारी कर रहे हैं कि हमारा थानेदार हमारा है, DSP हमारा है, एडिशनल SP हमारा है, विधायक हमारा है, MP हमारा है, इनको सबको हटा दिया जाना चाहिए, ये भारत के खिलाफ एक फिर नहीं करवा पा रहे।
ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं था शब्दों का चयन जिसमें मेरे खिलाफ एफआईआर हो सके। एक शब्द उसमें लिखा था कि ये हरामखोरी करते हैं। मैंने दोबारा पढ़ा उसको, तो मैंने हरामखोरी शब्द हटा करके आरामखोरी कर दिया उसको। और वो उनकी जितनी वीडियो देखोगे ना, उसमें हरामखोरी बोल रहे हैं, हमको हरामखोर कह रहा है, पूरे समुदाय को आतंकवादी बता दिया। उसका विषय था एसएमएस हॉस्पिटल को मीणा समुदाय के कार्मिकों और अधिकारियों के आतंक से मुक्त करवाने वाला, ये सब्जेक्ट था उसका। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। और वो हमारे समुदाय को आतंकवादी कह दिया। अरे भाई आतंक से वो आतंकवादी थोड़ी मानते हैं, तुमने दादागिरी थानेदारों ने वो कह पूछ लिए, इस पे एफआईआर नहीं होती, मैं कैसे करूँ? तो मैं सोचूं इस पे हो गए और अंदर जाऊं तो अपना आंदोलन को और बोल मिलता। लोगों कहते यार ये लड़ाका लोगों के पीछे ज्यादा होते चलता, तो लाठी लूटी पड़ जाता। मेरा क्या बट रहा, 70 साल तक का हो गया, मारी खेली लाठी मार के मर भी जाता, क्या फर्क पड़ना है इसके अंदर। लेकिन इसमें अन्याय के खिलाफ लोगों में जोश बचा है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये बात तो ये मैंने आपको एक शिक्षा दी है कि शब्दों का चयन करके आप। अभी मेरे पास एक करोली से फोन आया, जैसा एक ने उसने कोई वो लिखा था स्कूल ड्रेस के बारे में कि साहब स्कूल ड्रेस ये सामान्य ओबीसी को भी मिलनी चाहिए स्कूल ड्रेस। उसके खिलाफ हरियाणा थाने में एफआईआर लॉन्च हो गई। मैंने कैसे हो जाएगी यार, वो मांग कर रहा है स्कूल ड्रेस को मिलनी चाहिए, मिलनी ना देने सरकार। इसमें किसी खिलाफ तो थोड़ी कर रखा हुआ। थानेदार का फोन आया था, मैंने कहा एफआईआर भेज देता हूँ, थानेदार की स्टेज करेगा क्या? एक ऐसे कागज आप लोग ढूंढते फिरते कुछ करने की, वो एफआईआर नहीं हुई थी, किसी ने थानेदार बने थे उसको फोन कर दिया और डर गया। उसके बाद पता नहीं था वो कह रहा था ना, मैंने कहा क्या कह रहा था, मंगा ना उससे कोई कि सब परिवार की है, मैंने परिवार की कॉपी मंगा, परिवार भी नहीं बनता इसमें तो। लेकिन ये उदाहरण आपको इसलिए दिए कि थोड़े से आप इसको शब्दों में से अपने को किसी के छूट गया बच्चे नहीं बैठे। 1 to 1 जो कहीं लड़ करके आप क्या कर लोगे? आज मान लो मैं इनसे लड़ूं या तो मैं हार जाऊंगा, हार गया तो समझता तो मैं अध्यक्ष हार गया, जीत गया तो इससे जीत के क्या कर लिया मैंने? एक तो इसी का है तो इसी को समझवा। तो कहीं इंडिविजुअल लड़ाई में मत उलझवा। मेरे को मैं जब नौकरी में था तो मेरे साथ कहते थे कि पंडित जी, मैं कहता था कि यार वो मेरे हमारी वो रिकवरी मत करा देना, रिवर्ट तो आप करा रहे हो, उस समय होना चाहिए था, रिवर्ट करके मान लो, रिवर्ट तो करा रहे हो, रिकवरी मत करा देना। मैं कहता था आपको भाई बना के छोड़ेंगे क्या? भाई तो बढ़ जाएंगे, पंडितों की छोरियां तो जला, अभी उकसाने वाली बात थी ना, मैं कहना जला देंगे, पहले भाई तो बढ़ो, अपने क्यों जरूरत से खत्म बात। नहीं तो ये बात इशू हो जाती कि देखा जातिवाद आ गया ना, जला देंगे। घड़ी हो रही है कई जगह, एससी में जा रहे, मुसलमानों में जा रहे, कहीं जा रही है, हर जाति वर्ग से जा रही है, जातियां तो जारी होती जा रही है। तो इन चीजों से उलझना नहीं, आपको मतलब उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, इन छोटी मोटी चीजों से उलझना नहीं है। हाँ वो तो उस समय हाँ इसी बिना वाला मामले में पुलिस को इनपुट ये मिला था कि अपने कार्यालय का अटैक करेंगे, तो करेंगे तो पुलिस वालों कौन है तो मैंने बता दिया। हमारे तो एक तो ऑफिशियल एड्रेस है कार्यालय का, एक अनऑफिशियल जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमारा कार्यालय वास्तव में चलता है। तो दोनों जगह पुलिस वालों की 2 दिन तक गाड़ियां खड़ी रही नाकाबंदी करके। अभी की बात 2 महीने पहले उनका इनपुट था कि मीणा आकर के अटैक कर रहे करते ना और आई जाएगा। तो उसमें मैंने एक ये भी लिखती थी कि मीणा एसपी पे है ही नहीं, हाईकोर्ट का निर्णय है, उसको लागू किया जाए, इसको बाहर किया जाए। तो वो चीजें थी, वो लाइन भोजा उसकी ये बात। तो अब ये ऐसी स्थितियां हैं, तो अपना सावधान करो, कोई भी बात नहीं। एक एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके खिलाफ दुरुपयोग कहीं भी होगा, एक अपने इसको प्रसारित करना बंद करें कि साहब एफआईआर रोज होती गिरफ्तारी हो जाती है। पिछली बार बताया गया था कोई गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर। झूठा मुकदमा अगर दर्ज होता है, अगर सच्चा मुकदमा है एट्रोसिटी का, तो हम उसके साथ नहीं है साथियों, हम समतावादी हैं, हम ये मान के चलते हमारा जन्म भी वहां हो सकता था,
स्वतंत्रता के 75 साल बाद किसी के साथ जाति के आधार पर एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जहां भी झूठा मुकदमा है उनके साथ समझौता में पूरी तरह से गिरफ्तारी करते नहीं हो सकती। अग्रिम जमानत भी देनी पड़ेगी उनको, कोर्ट बाउंड है अग्रिम जमानत देने के लिए, गिरफ्तारी थाना दर्ज करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। और जो इसके खिलाफ हुई है झूठा मुकदमा, उसके लिए मैं गाइडेंस देता हूँ। एक तो तत्काल वो नहीं, लोग भग जाते हैं, मोबाइल बंद कर लेते हैं, घर का ताला लगा देते, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर पर रहो, कोई ताला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मोबाइल ओपन करो, थानेदार को कोऑपरेट करो, जहाँ पे कोऑपरेट करो बताओ। और अपने जिस भी समाज के आप व्यक्ति हो उस समाज के लोकल अध्यक्ष से संपर्क करो, उसके लेटर पैड पे लिखवा के 5 जगह जाकर एसपी को दियो कि साहब भर्ती मुकदमा है, तो गिरफ्तारी नहीं होगी, गारंटी है अपनी। कोई ऐसा नहीं मिला है आपका समाज के अध्यक्ष, तो लोकल क्षमता के पदाधिकारी से मिल लो, उससे लिखवा के दे दो। वो भी नहीं मिले तो मेरे को फोन कर दो, मैं लिख के भेज दूंगा। मुकदमा झूठा होना चाहिए, एट्रोसिटी अगर की है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है साथ में। अगर नहीं की है, झूठा मुकदमा है, तो मेरे पास आओ, मैं लिख के भेज दूंगा। तो एसपी, डीआईजी, आईजी, डीसीपी तक चीफ मिनिस्टर सबको लिख दूंगा मैं। तो कहीं कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, ये कोर्ट का मेरे हरियाणा के तो 70 आ जाएंगे आपके पास, वो एसपी बन गया, लिख के देगा ना वो। ये घटना अच्छी हो रही है, इसी को जाकर करेंगी। डीजीपी को बोलना पड़ेगा ना जो बात हम कह रहे हैं कि साहब इसका काम होता नहीं है, वर्कलोड में रहते हैं और हरकतें करके यही के चले जाते हैं। तो ये चीजें होने लगे अपना डीजीपी को वहां की सरकार अपना आप बचाएगी, वोट भी लेना उनको, बचाना भी उनको, उनके हटेगा। लेकिन अपने लिए ये घटना ठीक है, समता की बातें अपने आप की जगह जगह से समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो एट्रोसिटी एक्ट का समझ गया, ये करना जरूरी है। संगठन के लिए मैंने निवेदन किया था पिछली बार, अपने ग्राम पंचायत में ले जाना चाहते हैं, तो आपसे आग्रह है परमार साहब, अपनी टीम से आप अपने तहसीलों के अध्यक्षों कीजिए और तहसील अध्यक्षों की कार्यकारिणी बढ़ेगी, हर ग्राम पंचायत से 2-2 व्यक्ति लेकर के सेम पैटर्न में युवा प्रकोष्ठ की बनेगी कार्यकारिणी, ठीक है ना, युवा प्रकोष्ठ बनेगी। तो ये कार्यकारिणी बढ़ाओ और उनकी ग्राम पंचायत के लेवल पर बढ़ाओ। एक नगर अध्यक्ष है, नगर पालिका है, नगर अध्यक्ष बनाइए, नगर अध्यक्ष की कार्यकारिणी हर वार्ड से 2-2 व्यक्ति लेके बढ़ेगी। देखिए आप कितनी बड़ी टीम तैयार हो जाती है। नगर अध्यक्ष जैसे धौलपुर जिले में नहीं करते, ये 250-300 ग्राम पंचायत होगी, 2-2 व्यक्ति लेके कार्यकारिणी बढ़ेगी, 500 पदाधिकारी हो गए, आपको बताओ 100-200 और हो गए ये युवा प्रकोष्ठ के मिलाकर। तो आपके सिर्फ 50,000 इकट्ठी करो, उससे आपको मजा आ जाएगा। तो ये प्लीज आप एक-एक जिले में मेहनत होगी, वोट पावर में गिरावट आ रही है, बहुत चिंता का विषय है। अपने लोग वोट पावर, प्रजातंत्र में भी वोट पावर गिरेगी, सुनवाई कम होती जाएगी। एक तो अपने जो आरक्षण पीड़ित वर्ग है उसमें नई संस्कृति कम पैदा हो रही है, तो लोगों को प्रेरित करें, कम से कम 3-4 बच्चे तो करें। ये अपना मोहन भाव को जी भी बोल के, हालांकि उनकी बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। उनको तो दूसरे ढंग से चाहिए जनसंख्या, आपको दूसरे ढंग से चाहिए, ठीक है। अपने 1-2 बच्चे होते हैं और वो कोई विदेश चला जाता है और कोई बंगलोर में वो कौन सा हब है, आईटी बजाय काम में जाते तो यहाँ पे अपने बूढ़े बुढ़िया रह जाते हैं, वो वोट देने नहीं जाते। तो जो वोटिंग पावर खत्म हो जाए तो आपने सुना है कौन प्रजातंत्र में तो वोटिंग, इसको ध्यान रखिएगा। एक पर्ची आई है ईडब्ल्यूएस में प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए लिए जाए, चेंज तो किया था ना, 2 वर्ष तो कर दिया था जिसको 1 वर्ष के किया नहीं क्या, 1 वर्ष तो ये अपने लिख देंगे, ये ठीक है, अपने ये लिख देंगे, ठीक है। एक ये स्कूल यूनिफॉर्म की बात आई है, स्कूल यूनिफॉर्म भाई समाज ओबीसी को क्यों नहीं दी गई है, ये मुद्दा उठाने भी अपने इसको उठाना भी था, अभी कोई भागदौड़ में रहेंगे, ये दोनों के अपने लिख देंगे। एक और कोई प्रश्न आपका हो तो बताइए, कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो बताइए आप।